Hello students, welcome to new study point and welcome to our YouTube channel also. आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो मेटल एंड नॉन मेटल से संबंधित है। मैंने पहला लेक्चर मेटल एंड नॉन मेटल का वो जो है वीडियो अपलोड कर दी है और अब जो हमारा उसी का दो टुकड़ा है। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, दूसरा पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो केमिस्ट्री की पूरी सीरीज है उसको आप अच्छे से पढ़ने को पा जाए। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग नाउ द अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मैंने सारी चीज़ें मेटल से संबंधित जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है कि आखिर जो मेटल होते हैं वो उनका अकरेंस कैसा होता है, वो कैसे पाए जाते हैं नेचर में, यानी प्रकृति में वो कैसे पाए जाते हैं। और उन मेटल्स को प्रकृति की अवस्था में जब हम पाए जाते हैं तो वो प्योर नहीं होते हैं, बल्कि वो इम्प्योर होता है, अशुद्ध होते हैं। कभी ज़्यादा होते हैं तो कभी कम होते हैं। उन्हें ही हमें एक्सट्रैक्ट करना है, यानी उनको प्योर स्टेट में निकालना है। इसी प्रक्रिया को एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ कि नेचर के अंदर जो मेटल्स पाए जाते हैं वो मेटल के रूप में नहीं बल्कि एक प्रकार की इम्प्योरिटी के रूप में पाए जाते हैं। या हो सकता है कि जो चीज़ें हमें मिली हैं या नेचर में जो कुछ मिला है वो उसमें मिलावट हो और उसमें से मिलावट में से मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर मेटल को निकालूं प्योर स्टेट में। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। क्योंकि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा इस लेसन में, इसलिए उसका नाम रखा गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि मेटल को कैसे प्योर स्टेट में निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है अर्थ क्रस्ट इज ए मेजर सोर्स ऑफ मेटल। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि जो अर्थ क्रस्ट है यानी जो आपकी पृथ्वी की सतह है या जो पृथ्वी की जो अपर लेयर है, पृथ्वी में 3 लेयर होती हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, जो सबसे टॉप पे पाई जाती है, मिडिल में पाई जाती है मैंटल, और थर्ड जो होती है जो सबसे इनर होती है उसे बोलते हैं कोर। ठीक है, तो हम अर्थ क्रस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अर्थ क्रस्ट इज ए मेजर सोर्स ऑफ मेटल। यानी हम ये बोलेंगे कि तो मोस्टली मेटल यानी ज्यादा से ज्यादा जो मेटल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी की ऊपर की सतह में जो है वो पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट। आप देखिए जितने माउंटेन्स हैं और जितने भी प्लेट्यूज हैं, ये सारी चीजें, जितने भी फील्ड्स हैं, प्लेन्स हैं, ये सब एक अर्थ क्रस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट जो है उसके अंदर मेटल्स की अधिकता है। इट इज ए मेजर सोर्स, दैट इज ये मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो ये मुख्य स्रोत है जो मेटल्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको ये चीजें जो है वो देखनी है। अंडरस्टैंड? तो अगली जो लाइन है वो ये बताई गई है कि सी वाटर कंटेन्स सोल्यूबल साल्ट्स दैट इज NaCl एंड MgCl2। यानी अगर हम ये देखेंगे तो हमें ये मतलब ये जानकारी होती है कि जो सी वाटर होता है यानी समुद्र का जो वाटर होता है उसके अंदर जो साल्ट हैं वो सोल्यूबल स्टेट में पाए जाते हैं, यानी घुली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं सोल्यूबल साल्ट। ठीक है, सोल्यूबल साल्ट का मतलब होता है, और कौन कौन से साल्ट है, जैसे NaCl एंड MgCl2 यानी सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। इसीलिए जो मेराइन वाटर होता है यानी समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl यानी कॉमन साल्ट या सी साल्ट या रॉक साल्ट या टेबल साल्ट की उपस्थिति की वजह से जो हमारा सी वाटर है यानी समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है। ठीक है, तो ये 2 लाइन क्लियर होगी। तीसरी जो लाइन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा। डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। पहले लिखा है द एलिमेंट्स आर कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड। एलिमेंट्स माने होता है तत्व और कंपाउंड माने होता है यौगिक। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन ये मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको किसी फिजिकल यानी भौतिक रूप से एंड केमिकल और रासायनिक रूप से ब्रेक नहीं किया जा सकता। और कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, जैसे NaCl को Na+Cl में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट Na दैट इज सोडियम इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ, जो पृथ्वी में नेचर यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, अपने आप पाए जाते हैं, उसमें किसी मानव का हस्तक्षेप या मानव का इंटरफेरेंस नहीं होता है, आर नोन एज मिनरल। उन्हें क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। आप देखिए पृथ्वी के अंदर से और पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे खनिज जो है वो पाए जाते हैं, जैसे मार्बल हुआ, ये सारी चीजें मिली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड जो नेचर में यानी मतलब जो अर्थ क्रस्ट है, हमारी जो पृथ्वी की सतह है, जो क्रस्ट है, उसमें नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, इन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब मिनरल्स निकाला जाता है पृथ्वी से तो वो शुद्ध नहीं होता है। इट इज नॉट 100% प्योर। ठीक, इसके अंदर प्योर की गारंटी नहीं है।
हम ये देखेंगे कि प्योर नहीं है, हमको क्या करना पड़ता है, उसे प्योर करना पड़ता है। ठीक है, हमें उसे प्योर करना पड़ता है। जिससे एग्जाम्पल लिखा है आपके यहाँ सामने लिखा है, मैंने और डेफिनेशन भी अच्छे से लिखी है। लिखा है मिनरल कॉन्टेंट्स ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल, यानी जो मिनरल होते हैं उन मिनरल के अंदर कभी कभी किसी मेटल की अधिकता बहुत ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं कि उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी उस मेटल को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, और निकालना भी किस तरीके से, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रॉफिटेबल। क्या होता है, प्रॉफिटेबल, या इसी को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल बोलते हैं। तो ऐसे मिनरल को ओर कहा जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप याद कीजिएगा, एक ओर की डेफिनेशन और एक मिनरल की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं कि जो मिनरल्स हमको पृथ्वी से प्राप्त होता है उसके अंदर किसी मेटल की अधिकता होती है और किसी मेटल की कमी होती है, या उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, जिस भी मेटल का कंसंट्रेशन उस मिनरल के अंदर ज्यादा होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबली जो है उसको उससे निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं प्रॉफिटेबली बोल रहा हूं, यानी प्रॉफिटेबली का मतलब होता है कि जो चीज हम निकालने जा रहे हैं उसमें हमारा फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। सपोज दैट मैंने कहा कि एक स्टोन है, एक पत्थर है, और उसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि 2 ग्राम गोल्ड है, यानी 2 ग्राम जो है उसके अंदर गोल्ड पाया जा रहा है, यानी सोना पाया जा रहा है। और मैंने कहा भाई इसको निकालिए आप। ठीक है, अब आपने निकाला उसको, तो 2 ग्राम सोना निकालने के लिए, मान लिया उसको उसमें से निकालने के लिए उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट इकोनॉमिकल। ठीक है, वो इकोनॉमिकल नहीं है, बल्कि वो अनइकोनॉमिकल है। तो हम ऐसे मतलब ऐसे इस प्रकार का एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। ध्यान रखिए कि एक्सट्रैक्शन वही होना चाहिए जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी पैसा कम लगे लेकिन हमें प्राप्त जो है वो ज्यादा, उसे इकोनॉमिकल बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया कि किसी मिनरल से जब कोई मेटल जो है वो निकाला जाता है और वो मेटल जो है वो प्रॉफिटेबल होता है, तो उसे हम बोलते हैं, ऐसे मिनरल को हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे मिनरल को हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। अंडरस्टैंड, ध्यान रखिएगा, ऐसे मिनरल्स आर कॉल्ड ओर। ठीक है, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स कहलाता है। चलिए, अब ये सारी चीजें हैं मैंने आपको बताया। अब इसी पूरे टॉपिक को हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के रूप में, कि हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कैसे उसको प्योर स्टेट में लाते हैं, एक शुद्ध अवस्था में जो है वो लाते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहली बात मैं मेटल की बात बता दूं कि मेटल 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। पहला है फ्री स्टेट, दूसरा है कंबाइंड स्टेट और तीसरा है नेटिव स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट एंड नेटिव स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट या जब कोई मिनरल या कोई भी एलिमेंट जो है जब वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट का मीनिंग ये होता है कि वो किसी से कंबाइन ना हो, किसी अदर मेटल के साथ वो कंबाइन ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट बोलते हैं। जैसे Au, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी जल्दी ये किसी से कंबाइन नहीं करते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है, कंबाइंड स्टेट का मीनिंग ये होता है कि कोई ऐसा मेटल जो हमेशा कंबाइंड अवस्था में पाया जाता है, वो फ्री ना पाया जाता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट में हम बोलेंगे। क्लियर। और तीसरा जो है उसे बोलते हैं नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब होता है जो अपने नेचुरल स्टेट्स में पाया जाता है, उसे हम नेटिव स्टेट बोलते हैं। इसमें भी गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर ही आता है। ठीक है, तो ये नेटिव स्टेट में बताया गया। अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो किसी भी मेटल की कंबाइनिंग स्टेट जो है वो डिपेंड करती है उसके रिएक्टिविटी पे, और रिएक्टिविटी को बताने वाला कौन है, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने पिछले लेसन में पढ़ाया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मीनिंग क्या है। देखिए, मैंने यहाँ बहुत सारे एलिमेंट लिख दिए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, लेड, कॉपर, Ag एंड Au, दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर की जो प्रक्रिया है उसके आगे मैंने लिखा है, नहीं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के लिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस। Zn-Fe दैट इज जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर को मैंने लिखा है रिडक्शन यूजिंग कार्बन। और Ag एंड Au यानी सिल्वर एंड गोल्ड, इट इज फाउंड इन नेटिव स्टेट। मैंने अभी आपको बताया, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक हम रिएक्शन नहीं देखेंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको ये बात बताई। अब देखिए, मैंने अभी बताया कि ऐसे, यहां पे क्या लिखा है कि ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर से कोई मेटल हम प्रॉफिटेबली निकालते हो, यानी इकोनॉमिकल रूप से निकालते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम कोई भी कंपाउंड कहां से निकालेंगे, ओर से ही निकालेंगे। कोई भी मेटल हुआ या कोई भी कंपाउंड हुआ, अब हम किससे निकालेंगे, ओर से ही निकालेंगे। तो ओर से जब हम निकालते हैं तो भाई हमें जो ओर मिला है वो किस रूप में मिला है, नेचुरल स्टेट्स में मिला है। तो हम ये देखेंगे कि ये ओर का कंसंट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है कि मतलब जो भी ओर है उसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं, उनको हम हटाएंगे।
वही लिखा है मैंने, रिमूव गैंग। गैंग का मतलब होता है, यहाँ पे गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी यानी अशुद्धियां। क्या बोलते हैं? अशुद्धियां बोलते हैं। इम्प्योरिटीज का ये मतलब होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो ओर हमें मिला है उसको कंसंट्रेशन करेंगे, यानी उसको हम कंसंट्रेट करेंगे और उसके अंदर से जो गैंगो है यानी जो इम्प्योरिटी है, अशुद्धियां हैं, उसको हम निकाल देंगे। सपोज दैट, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप देखिए कि आपने देखा होगा कि जब आप मान लिया आप चल रहे हैं और रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को आप अगर उठाते हैं तो उसमें बहुत सारा धूल बालू ये सब सारी चीजें लगी होती हैं, ठीक है। तो उनको ही रिमूव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैंग बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कई सारे मेथड है, मैं उन मेथड को यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। मैं आपको बता रहा हूं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दूसरा मेथड है उसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन आप लिख लीजिएगा जरा, यहाँ जगह नहीं है। मैग्नेटिक सेपरेशन। और एक तीसरा प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फ्राथ फ्लोटेशन मेथड। फ्राथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फ्राथ फ्लोटेशन मेथड। ये तीन प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो कि ओर को कंसंट्रेट करने के लिए यानी साफ सफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साफ सफाई का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो आसानी से हट सकती है, जैसे बालू हुआ, क्ले हुआ, यानी थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, या और किसी प्रकार की अशुद्धि जो उस पर लगी है, तो उसको साफ करने के लिए हम ओर को पहले क्या करते हैं? कंसंट्रेट करते हैं। अब जो भी मेटल हमें निकालना है, उस मेटल की इन तीनों में से कोई प्रॉपर्टी होगी। क्या प्रॉपर्टी होगी? या तो वो मेटल हाई रिएक्टिविटी का होगा, यानी जो मेटल हम निकालने जा रहे हैं उस मेटल के अंदर रिएक्टिविटी हाई होगी, यानी वो मेटल काफी रिएक्टिव होगा, या बीच का होगा, यानी यहाँ पे कह रहा है कि या तो उस मेटल की जो रिएक्टिविटी होगी वो मीडियम होगी, या यहाँ पे बताया गया कि उस मेटल की जो रिएक्टिविटी होगी वो बहुत लो होगी। भाई तीन ही स्टेट हो सकता है, या तो मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, या तो मेटल की रिएक्टिविटी बीच की होगी, या तो मेटल की रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। तो जो भी हो, उन तीनों के लिए हम कौन सी प्रोसेस अप्लाई करेंगे ये ज्यादा मायने रखता है। तो अगर हम हाई रिएक्टिविटी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द हाई रिएक्टिविटी, तो हम ये देखेंगे कि हाई रिएक्टिविटी ऐसे मेटल जिनके अंदर हाई रिएक्टिविटी होती है उसके ओर को हम मॉल्टन में लेते हैं, यानी मॉल्टन ओर, यानी क्या करते हैं, जो ओर मॉल्टन है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो माने होता है इलेक्ट्रिक और लिसिस माने होता है ब्रेकिंग, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट की या किसी मॉल्टन ओर की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर, यानी उसके प्रभाव की वजह से ही वो अलग हो जाते हैं, वो प्योर स्टेट में आते हैं। तब देखिए लिखा है आगे चल के कि वो हमें प्योर मिलता है। क्या मिलता है? प्योर मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है, ना ज्यादा बहुत ज्यादा होती है ना ही कम होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो ऐसे दो ओर हैं, एक का नाम है कार्बोनेट ओर और एक का नाम है सल्फाइड ओर, ठीक है। एक का नाम है कार्बोनेट ओर और एक का नाम क्या है? सल्फाइड ओर। तो हम जो कार्बोनेट ओर है उसके लिए हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं जिसका नाम है कैल्सिनेशन। क्या नाम है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है कि कार्बोनेट ओर को हीट मतलब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की कम सप्लाई में उसको हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको हीट किया जाता है ताकि उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सके, यानी कार्बोनेट को किस में बदल दिया जाए? ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सके इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एंड रोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो सल्फाइड के केस में होती है, यानी सल्फाइड ओर के केस में होती है। इसके अंदर भी क्या किया जाता है कि जो सल्फाइड ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे होता है कि इसमें ज्यादा, यानी इनमें ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई करके हीट किया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि कार्बोनेट ओर के लिए हमें ऑक्सीजन यानी एयर की कम मात्रा चाहिए हीट करने में, लेकिन सल्फाइड के केस में हमें ज्यादा चाहिए, ठीक है। यानी जो सल्फाइड है उस सल्फाइड को ऑक्सीजन दैट इज एयर के एक्सेस सप्लाई में ही उसको हीट किया जाता है ताकि उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। अब जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो मतलब वो कंपाउंड जो है वो ऑक्साइड ऑफ द मेटल, यानी मेटल का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल का ऑक्साइड बनाता है। और जब ऑक्साइड बन जाता है मेटल का तो तब प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। क्या होती है? रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं? कोई रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड कर देते हैं और वो इस मेटल के ऑक्साइड का ऑक्सीजन लेके चला जाता है और ये मेटल हमें प्योर मिलता है। तो ये प्रक्रिया है प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल, यानी मेटल की प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, इन सब चीजों को करने के लिए हमारे पास ये प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी हमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए ये जो मैंने लिखा था इलेक्ट्रोलिसिस, वो मैंने इसके लिए लिखा था कि ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है। मीडियम रिएक्टिविटी वालों के लिए कार्बन के साथ रिडक्शन करना जरूरी होता है, और जो बाकी लोअर वाले होते हैं उनके लिए वो क्या होता है? फाउंड इन नेटिव स्टेट, यानी वो नेटिव स्टेट में ही पाए जाते हैं। अच्छा, आ जाइए कुछ
ऐसे मेटल जिनकी जो रिएक्टिविटी है वो लो होती है, तो वो कौन से हैं? सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर के लिए क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने के बाद जब वो मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उनकी हम क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं। यानी जब मेटल हमें प्राप्त होता है तो ऐसा नहीं कि वो मेटल 100% प्योर होता है, अभी भी उसके अंदर कुछ अशुद्धियां होती हैं जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है, यानी इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में रिफाइन किया जाता है ताकि वो हमें 100% प्योर मिले, एज इन केस ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, ये जो मैंने चीजें पढ़ी हैं इसी को अब हम रिएक्टिविटी में देख लें, मतलब आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू देख लें तो वो हमें ज्यादा सुटेबल होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे लिखा है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। देखिए पहला मैंने क्या लिया है कि जिनकी मेटल की रिएक्टिविटी कम है उनके साथ क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि जितने भी मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो होती है उनको क्या किया जाता है, अगर हम हीट कर देंगे तो वो मेटल और ऑक्साइड में टूट जाते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से, यानी चूंकि वो अनस्टेबल होते हैं तो उनको जैसे ही जरा से हीट दी जाती है तो वो ब्रेक हो जाते हैं और हमको प्योर मेटल मिल जाता है। अब रिएक्शन देख लेते हैं। लिखा है 2HGS, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, और इसका कॉमन नेम है जिसको बोलते हैं, चूंकि ओर है ना तो इसका कॉमन नेम है सिन्नाबार। ठीक है, सिन्नाबार बोलते हैं। तो 2HGOS अगर हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करें 3O2 तो ये हो जाएगा 2HGO plus 2SO2। SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड, इज अ गैस, एंड इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन चुका है। अब मैंने क्या बताया कि जितने भी ऑक्साइड होते हैं उनको जरा हम हीट कर देंगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं। आप देखिए लिखा है 2HGO, मैंने इसको उठाया यहाँ पे, यानी पहले मैंने क्या किया कि जो ये मर्क्यूरी था, इस सल्फाइड था, मैंने इस सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। तो ऑक्साइड में जब ये कन्वर्ट हो गया, अब मैंने इस ऑक्साइड को जैसे ही हीट किया ये ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, 2Hg plus O2 में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही कॉपर सल्फाइड है, बिकॉज मर्करी एंड कॉपर आर लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो कॉपर सल्फाइड को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीट किया और वो बन गया कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई हमें। अच्छा, फिर मैंने इसको क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को यहाँ से उठा दिया और उसके बाद मैंने इसको कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराई तो हमारे साथ क्या मिला? 6 कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो रिजल्ट हुआ यही तो हमें मिला। ये मिला कि जितने भी लो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उन लो रिएक्टिव एलिमेंट को अगर हम हीट कर दें, यानी उनके ऑक्साइड को हम हीट कर दें तो वो प्योर मेटल हमें दे देते हैं, यानी मेटल और ऑक्साइड में, यानी दे ब्रेक इनटू द मेटल एंड ऑक्सीजन। ओके, ये है यानी ऑक्साइड में। और आप जानते हैं जितने भी गैसियस कंपाउंड होते हैं उनको निकालना, उनको अलग करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब आते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ठीक है, अब ऐसे मेटल आते हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? मीडियम होती है। तो अब हम क्या करते हैं, तो जिनकी जो रिएक्टिविटी होती है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जिनकी जो रिएक्टिविटी है वो जब वो मीडियम होती है तो मेनली दो ही है, कार्बोनेट है और एक सल्फाइड है। आपके सामने मैंने दोनों लिखा 2ZNS यानी 2 जिंक सल्फाइड। इसकी रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ कराई तो क्या बना? 2ZNO, दैट इज मतलब ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। एग्जाम्पल देखिए ZnCO3, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ 2ZNO लिखा है और ऊपर भी मैंने ये बात बताई थी, लेकिन ध्यान रखिएगा ZNO यानी जिंक ऑक्साइड, these are strong in nature, so we cannot break into मेटल एंड ऑक्साइड कंपाउंड बाय सिंपली हीटिंग। ठीक है, यानी उसको केवल हीट करके, यानी सिंपली हीट करके उसको आप अलग नहीं कर सकते, इसके साथ आपको रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा, वो मैं आगे बता रहा हूँ। आगे देखिए यहाँ पे ZnCO3, इसको मैं हीट करूंगा तो ये बन जाएगा ZnO plus CO2। अभी देखिए ये दोनों ZnO है, ठीक है, यानी जिंक ऑक्साइड है यहाँ पे भी और यहाँ पे। अब आप चाहें कि इसको लाइए हीट करके Zn plus O2 में कन्वर्ट कर दें तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो मैंने बताया क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। लेकिन हाँ, अगर हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर दें, जिससे लिखा है ZnO, अब मैंने इसको कार्बन से ट्रीट कर दिया। कार्बन इज ए वेरी मतलब कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट विच इज आल्सो नोन एज कोक, इसको हम कोक बोलते हैं। मैंने हीट किया तो ये बन जाएगा Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये अलग हो जाएगा, दिस इज प्योर मेटल Zn। अच्छा, अगला देखिए ये लिखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताया, तो कार्बन इज ए नॉन मेटल रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम। तो ये एल्युमिनियम हुआ, सोडियम हुआ। एल्युमिनियम जो है, ये एल्युमिनियम की रिएक्शन मैंने MnO2 से कराई, मैग्नीज डाइऑक्साइड से कराई मैंने रिएक्शन, तो ये बन जाएगा, यानी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? Mn होगी, यानी प्योर मैग्नीज मिल जाएगा हमें और Al2O3 मिल जाएगा हमें, और इसके साथ में हमें खूब ज्यादा हीट मिलेगा। क्या मिलेगा? खूब ज्यादा हीट मिलेगा। तो जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है वो क्या करती है कि जो रिजल्ट मिलता है हमें वो पूरा उसको मॉल्टन कर देती है। ठीक है, अच्छा, अगली रिएक्शन है Fe2O3, दैट इज आयरन ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन अगर एल्युमिनियम से कराई जाए
तो ये आयरन जो आयरन है और मतलब आयरन जो है वो प्योर स्टेट में निकाल देगा और Al2O3 और हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस, और इसका इस्तेमाल रेलवे की जो पटरी होती है, यानी जो रेल की पटरी होती है उसके अंदर जो फ्रैक्चर हो जाते हैं, जो टूट जाता है, उसको भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिसकी रिएक्टिविटी लो होती है उसके लिए क्या किया जाता है। अब आ जाइए मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, उनके लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जितने भी हाई रिएक्टिव के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो प्यूरिफिकेशन होता है वो मॉल्टन स्टेट में कराया जाता है, यानी वो घुली हुई अवस्था में कराया जाता है, लिक्विड अवस्था में कराया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक बीकर लिया जाता है, उस बीकर के अंदर एक साल्ट सोल्यूशन डाला जाता है, उसके अंदर 2 रॉड लगाए जाते हैं, एक का नाम एनोड होता है, एक का नाम कैथोड होता है, मैंने लिख दिया है। और जो इम्प्योर मेटल है उसे एनोड बना दिया जाता है, जो प्योर मेटल होता है उसे कैथोड बना दिया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जाएगा, प्योर मेटल को क्या बनाया जाएगा, कैथोड बनाया जाएगा। और ये प्रक्रिया एक साल्ट सोल्यूशन के थ्रू होती है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और उसमें करंट जो है वो पास कर दिया जाता है। जब करंट पास कर दिया जाता है तो जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, और जो इम्प्योर मेटल होता है वो सॉल्यूशन में चला जाता है और धीरे धीरे वो जाके बॉटम में बैठ जाता है, तो उसे बोलते हैं एनोड मड, जो कि इनसॉल्युबल होता है। एनोड मड यानी एनोड पे गंदगी, ठीक है, वो इनसॉल्युबल हो जाता है। तो हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमें 100% जो है वो प्योर मेटल मिल पाए। ठीक है, इसलिए ये काम किया जाता है। मेरे हिसाब से मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। बस आपको क्या करना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, कि कौन सा मेटल कितनी रिएक्टिविटी को शो कर सकता है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, उसी हिसाब से आप रिएक्शन जो है वो कराएंगे। ठीक है, अगर कम रिएक्टिव हुआ तो हम उसको सिंपली हीट कर देंगे, वो टूट जाएगा। अगर मीडियम रिएक्टिविटी का हुआ तो हम तोड़ेंगे, ऑक्साइड बनेगा, लेकिन उसके बाद उसको रिड्यूसिंग एजेंट से काम कराना पड़ेगा। और जब बहुत हाईली रिएक्टिव होगा तो हम उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करा देंगे, उसके लिए कैथोड एनोड का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये सीरीज याद करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको पता हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम है। आपको ये याद रखिएगा थर्माइट प्रोसेस, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज थर्माइट प्रोसेस, या पूछा जा सकता है कि बताइए थर्माइट प्रोसेस में कौन सा एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा, इट इज एल्युमिनियम। ठीक है, अगर कहीं एल्युमिनियम नहीं है तो आप आयरन इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, चलिए अब अगली जो मतलब ये भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किसकी वजह से, मतलब कौन से एलिमेंट पे हो सकती है, तो कॉपर हुआ, जिंक हुआ, SN हुआ, निकिल हुआ, Ag हुआ और Au, इन सब के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है ताकि हमें ये सारी चीजें प्योर स्टेट में मिल जाए। अब ये आपकी रिएक्शन यानी एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया खत्म हुई। अब आते हैं अगला स्टेप जिसको बोलते हैं कोरोजन। मैंने इसको थोड़ा सा एक बार पहले बताया था, हालांकि अब आप थोड़ा सा और बताते हैं आपको। कोरोजन का मतलब होता है स्लो ईटिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, यानी कोरोजन का मतलब होता है कि ये मटेरियल भी लिख दें और मेटल भी लिख दें। ठीक है, दोनों चीजें लिखी रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है या कोई भी जो मेटल है, अगर उस मेटल का डिस्ट्रॉय, यानी हम ऐसे बोलेंगे धीरे धीरे वो मेटल खराब हो रहा है, जिससे जंग लगना, मूर्छा लगना। देखिए उसमें क्या होता है कि कोई आयरन ऑब्जेक्ट होता है, यानी कोई आयरन की चीजें होती हैं और धीरे धीरे वो जो है वो खराब होने लगती है। तो धीरे धीरे खराब होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोरोजन कहलाते हैं। तो आप देखिए धीरे धीरे जो मेटल होगा वो स्लो ईटिंग में होगा, यानी वो इन्वायरमेंट में रहकर मेटल और इन सबके प्रेजेंस में रहकर, मतलब मॉइस्चर हुआ, वाटर हुआ, इन सबके नमी की वजह से जो है वो धीरे धीरे जो आयरन ऑब्जेक्ट होगा वो खराब हो जाएगा। जितने भी लोहे के ऑब्जेक्ट होते हैं, आप देखिए पता नहीं कितना जो रेलवे लाइन की पटरियां होती है वो हर साल या 4-5 साल बाद खराब हो जाती है, कितने ज्यादा ब्रेक, कितना ज्यादा आयरन का नुकसान होता है, तो उसी को कोरोजन बोला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कोरोजन में। देखिए जरा एक चीज लिखा है कि अगर हमारे पास कोई सिल्वर ऑब्जेक्ट है, चांदी, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी सल्फर से रिएक्शन होगी, सल्फाइड से, तो वो बन जाएगा AgS, जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है। ये सिल्वर के आर्टिकल पे कोरोजन करता है। मैं आपको बताता हूं, इसीलिए देखिए लोग चांदी को साफ करवाते हैं, क्योंकि उस पे सल्फाइड की एक लेयर जम जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, तो हमारा जो चांदी है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ब्लैक होने लगता है। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम CO2 के प्रेजेंट, कोई कॉपर का ऑब्जेक्ट है, दैट इज तांबा का ऑब्जेक्ट है, उस पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो जाती है तो बन जाता है कॉपर कार्बोनेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, तो उस पे ग्रीन ग्रीन पड़ जाता है। ये भी एक प्रकार का कोरोजन है। आयरन ऑब्जेक्ट्स पे आप जानते हैं तब तो रस्ट लगता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, मूर्छा लगता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो ये कोरोजन का टाइप है।
ठीक है, यानी सिल्वर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, कॉपर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और आयरन हो जाता है ब्राउन कलर का। तो इसका मतलब उस पर कोरोजन हो गया, आपके सामने लिखा भी है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, यानी कोरोजन को कैसे हम रोक सकते हैं, तो उसके कई सारे तरीके हैं। पहला पेंटिंग, अगर किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट्स को पेंट कर दिया जाए तो हम उसके कोरोजन को रोक सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे जो लोहा होता है उस लोहे को पहले पेंट किया जाता है ताकि वो जल्दी उसमें मूर्छा ना लगे। आप घर पे भी देखते हैं, घर को पेंट कर दिया जाता है ताकि उस पर मूर्छा ना लगे या उस पर कोरोजन ना हो। ऑयलिंग, या तो हम उस पर ऑयल कर देंगे, यानी उसको ऑयल में डुबो के रखेंगे। तो देखिए जितने मशीन पार्ट होते हैं देखिए उनको ग्रीस ऑयल में या ग्रीस में डुबो के रखा जाता है। ग्रीसिंग, आप जानते हैं उस पर ग्रीस लगा देते हैं तब भी उस पर मूर्छा नहीं लगता, क्योंकि वो क्या होता है कि जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की जो कांटेक्ट में जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती, खत्म हो जाती है। अगली प्रक्रिया जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। गैल्वेनाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को पेंट कर दिया जाता है उससे हाईली रिएक्टिव मेटल से, जैसे आयरन ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे आयरन है ये, अब आयरन को अगर हम जिंक से पेंट कर देंगे तो हम देख रहे हैं कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। तो अब देखिए आयरन पे कुछ नहीं होगा बल्कि अब जिंक पे होगा, तो हम जिंक की पेंट करते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। क्या बोलेंगे, गैल्व। तो इस तरीके से हमारा आयरन वाला ऑब्जेक्ट जो है वो बचा रहेगा, ठीक है। और अगली प्रक्रिया है जिसका नाम है एनोडाइजिंग। तो मैंने आपको बताया था एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी मेटल के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है और कोरोजन को वो रोक देती है, ठीक है। तो ये एनोडाइजिंग की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बोलते हैं एलॉय। देखिए एलॉय मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पे इसलिए लिख देता हूँ ताकि चीजों को बहुत जल्दी से अच्छे से और जल्दी से खत्म कर दिया जाए, ठीक है। आपके पास भी इतना वक्त नहीं है, आपको बार बार रिवीजन भी करना है ना। तो एलॉय क्या है, एलॉय का मतलब है एक प्रकार का, इसमें क्या होता है कि दो मेटल्स या एक मेटल नॉन मेटल के बीच में जो है वो एलॉय बनाया जाता है। यानी मोस्टली जो एलॉयज होते हैं वो दो मेटल्स को मिला के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, तो जो एक नया मेटल बनता है उसके अंदर उन दोनों मेटल की प्रॉपर्टी मौजूद होती है, ठीक है। वही लिखा है कि दो एलिमेंट्स के बीच का होमोजीनियस मिक्सचर, यानी आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें मिला क्या हुआ। जैसे एग्जांपल देखिए, पहले आपके घर पे दो चीजें होंगी, एक तो आपके यहाँ स्टील के बर्तन होंगे और एक आपके यहाँ तवा भी होगा। तो आप ये देखिए कि पहले के जो तवे होते थे वो लोहे के होते थे, तो उसमें जंग लगने के चांसेस थे या जंग लग जाता था, खराब हो जाती थी। आज आप देखिए आपके घर पे जो स्टील की प्लेट होती है, आप कितने दिन भी रखे हैं लेकिन उसके अंदर कोई मूर्छा नहीं लगता। तो जो स्टील है वो एलॉय है, और जो डायरेक्ट लोहा है जिसमें जंग लग जाता है वो एलॉय नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ मेटल। तो एलॉय जो है वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, यानी ज्यादा दिन तक चलते हैं, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, यानी उनके ऊपर धूप गर्मी बरसात इन सबका कोई असर नहीं होता, काफी स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं और काफी लाइट होते हैं, काफी हल्के होते हैं, ठीक है। ये एलॉय की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर दो एलिमेंट मिले होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे कि इसमें मिला क्या हुआ। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो पीतल है यानी ब्रास, ब्रास माने होता है पीतल, इसमें कॉपर प्लस जिंक को मिला दिया जाता है, यानी कॉपर और जिंक को अगर मिला दिया जाए, कॉपर और जिंक को अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है पीतल, ठीक है, पीतल, और पीतल ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं कांसा, इसके अंदर कॉपर और एसन यानी टिन को मिला दिया जाए तो बन जाता है ब्रॉन्ज। सोल्डर एक नाम का है, सोल्डर, ये इसमें लेड और टिन को अगर मिला दिया जाए तो ये सोल्डर कहलाता है। अच्छा एक मैं भूल गया यहाँ पे, एक ये भी लिख दे रहे, स्टील। आप देखिए स्टील के अंदर दो चीजें मिलाई जाती है, आयरन प्लस कार्बन। अगर आयरन के साथ कार्बन को मिला दिया जाए तो वो स्टील बन जाता है। क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आयरन जो है वो क्या है, मेटल है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल। दोनों को मिला दिया, एक एलॉय बना, इसका नाम क्या है, स्टील है, ठीक है, ये है। अच्छा इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी ये चीज हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलती है, इतिहास में भी देखने को मिलती है। इसका मतलब इतिहास के जो पहले लोग थे, जो इतिहास में जितने भी लोग थे उनको एलॉय बनाने की प्रक्रिया पता थी। तो आप देखिए एक आयरन पिलर है, एक लोहे का स्तंभ है, लौह स्तंभ बोलते हैं इसको, आयरन पिलर है जो कि 1600 साल पुराना है, ठीक है, और 1600 साल पुराना है, 8 मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचा है और 6 टन मतलब 6000 किलो जो है वो उसका वजन है, ठीक है, वजन। और ये कहां पर है, कुतुब मीनार में। कहां पे, कुतुब मीनार में ये रखा हुआ है, और एंटी रस्ट, आज तक उसमें मूर्छा नहीं लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनको एलॉय बनाने की प्रक्रिया पता थी, तभी तो आज उस स्टोन मतलब जो पिलर है, आयरन का जो पिलर है उसमें आज तक मूर्छा नहीं लगा। वरना 1600 साल तो इट इज ए लॉन्ग टाइम, ओके। तो उनको पहले पता थी एलॉय बनाने की प्रक्रिया, तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। चलिए अब एक चीज और उसमें ध्यान रखते हैं, आपने सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड, यानी 24 कैरेट गोल्ड, जो कि 24 कैरेट गोल्ड को बोलते हैं, ये एक नापने की यूनिट है। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है बिल्कुल प्योर गोल्ड। तो आप ये जानते हैं कि प्योर गोल्ड बहुत मुलायम होता है,
उससे आप कोई चीज बना नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ चीजों को ऐड करते हैं ताकि वो थोड़ा सा हार्ड बन जाए, तो कम से कम उसका कोई इस्तेमाल हम लोग कर लें। तो हम क्या करते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड में हम 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं और 2% जो है जो कॉपर या सिल्वर उसको मिला देते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, तब हम उससे ज्वेलरी जो है वो बना पाए। क्लियर है? तो ये जो लेसन था वो समाप्त हो गया है और हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब आपको पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपका दिल करता है तो आप पढ़िए, ऐसा नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद पढ़िए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है? तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए और आप लोग की जिम्मेदारी भी कि इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है? और फिर मिलते हैं हम अगले लेसन में, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है? थैंक यू।